So there's still 2 minutes to go, and occupying that time, we're just going to discuss a few things about the test. So, as you know, we have a test that is scheduled on 30th of May, और इसके जो कंटेंट्स है उसमें जनरल बैक्टीरियोलॉजी है और स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी में से ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। ग्राम पॉजिटिव रॉड्स के 2 चैप्टर्स हैं, जिसमें से एक जो है वो आपको जिसमें स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स हैं, और सेकेंड जो है वो चैप्टर नंबर 22 एक्टिनोमाइसिस 1। Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the lecture. So today's topic is Pseudomonas, and as you know, this is included in the chapter number 19 of Levinson, 15th edition, and we have so far covered so many of the gram-negative enteric rods, जिसमें हमने पहले जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, फिर उसके बाद हमने इकोलाई पढ़ा, इकोलाई के बाद फिर हमने साल्मोनेला, शिगेला, विब्रियो, कंपाइलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर, एंड नाउ वी हेडिंग टुवर्ड्स स्यूडोमोनास। और इसके बाद जो हमारे कुछ इसमें से रिलेटिवली माइनर जिनका कंटेंट बुक में बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ वो ग्रुप्स रह गए हैं, वो हम आफ्टर द ईद हॉलीडेज हम उनको भी कवर कर देंगे, ठीक है। प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन हियर मी वेल। जी, एनी ऑफ यू? यस, ओके, ठीक है। तो टेस्ट के कंटेंट्स मैंने आपको एक दफ़ा फिर बता दिए। अच्छा बच्चों, अब आपने याद रखना है कि 30th मई को एक टेस्ट आपका हो रहा है जो कि माइक्रोबायोलॉजी में से है, ठीक है। और इसके बाद 17 जून को आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होना है वो जनरल पैथ में से होगा, और उसके अंदर 2 यूनिट्स इंक्लूडेड होंगे, हीमोडायनेमिक्स और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो जब आप ये ख़त्म कर लेंगे अब अपना माइक्रो वाला पोर्शन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना, तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी रीडिंग साथ साथ देते जाना है ताकि जनरल बैच में से भी आप चीज़ों को मिस ना करें, ठीक है। और उसके लिए फिर हम आपको साथ साथ गाइड करते जाएंगे। जहाँ तक ये माइक्रोबायोलॉजी का ताल्लुक है, अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें से समझ नहीं आ रही है, इवन अगर आप ईद हॉलीडेज़ के दौरान भी पढ़ना शुरू करते हैं और आपको नहीं समझ आ रही, कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं, तो वी कैन मेक अ ग्रुप ऑन व्हाट्सएप जिसमें आप मुझे क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, एंड आई विल मेक श्योर कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम साथ साथ ख़त्म करें, ठीक है। So I have put this suggestion before as well to your CR. तो आप लोग अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो CR के साथ मिलके एक ग्रुप बना लें और उसमें मुझे ऐड कर लें। CR के पास मेरा कॉन्टेक्ट है, और अगर ड्यूरिंग ईद हॉलीडेज या कोई भी और टाइम ऐसा है जिसमें किसी भी वजह से आपको डायरेक्टली मैं नहीं फैसिलिटेट कर सकती, तो उस टाइम में आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं आप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। So let's start the topic. ओके, स्यूडोमोनास के बारे में बच्चों जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरियम जिसको हम कहते हैं कि बेशतर एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट को स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन हो जाता है तो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद दैट पेशेंट, क्योंकि इसके लिए हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होंगे, ठीक है। ओके, so these are basically gram negative rods and they are strict aerobes, यानी कि जो ये अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं सिर्फ ऑक्सीडेशन से, जो शुगर ऑक्सीडेशन है, ठीक है,
फर्मेंटेशन से नहीं करते। और स्ट्रिक्ट एरोब्स का मतलब ये भी है कि ये they require high concentrations of oxygen to survive, और अगर नहीं होगी तो फिर they cannot survive. Then non-fermenters, ठीक है, हमने ये इनिशियली कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी पढ़ी थी कि जिसमें फर्मेंटेशन भी एक कैरेक्टरिस्टिक थी जब हमने GI बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो ये these are basically non-fermenters. ये ग्लूकोज फर्मेंटेशन में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। फिर ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बाय साइटोक्रोम C। तो इन बैक्टीरिया में ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइटोक्रोम C के जरिए से ये अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं। देन अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस क्या होते हैं? ये बेसिकली वो पैथोजेंस होते हैं जो कि जहाँ कहीं बॉडी में कोई लेट्स से कि सरफेस एरिया में कोई ब्रीच आ गया या कहीं से प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया जो नॉर्मल फ्लोरा है उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, तो ये उन एरियाज में फौरन से इन्फेक्शन कॉज करते हैं। Okay, so a little about the important properties of Pseudomonas. इसमें क्या क्या चीजें हैं? They are able to grow in water containing only traces of nutrients. ठीक है, यानी कि आपको अब थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि ये एक्वायर कहाँ से होते हैं। ठीक है, they will be acquired through the environment, और environment में भी water sources, और वाटर में भी देखिए इनको ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं है, कि बहुत कम न्यूट्रिएंट्स होंगे तभी स्यूडोमोनास ग्रो कर जाएगा। फॉर एग्जांपल टैप वाटर, तो टैप वाटर के जरिए से स्यूडोमोनास किन किन चीज़ों में ट्रांसमिट हो सकता है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को कोई वुंड है और वो उसको टैप वाटर से क्लीन कर रहा है तो देयर आर चांसेस कि वहाँ पे स्यूडोमोनास इन्फेक्शन को एक्वायर कर दे। इसी तरह जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करते हैं, समटाइम्स वो अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को क्लीन करने के लिए या लेंसेज के कंटेनर को क्लीन करने के लिए टैप वाटर यूज करते हैं। सो दिस इज वेरी अनसेफ बिकॉज उसके अंदर स्यूडोमोनास प्रेजेंट है, तो वो आपकी आईज में जाके वहाँ इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, और इसके इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा सिवियर होते हैं। सो डेफिनेटली वी कैन नॉट टेक अ चांस। ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर है, दे कैन इवन ग्रो ऑन द लैब वाटर बाथ्स। लैब के अंदर जो वाटर बाथ्स होते हैं जो डिफरेंट टेस्ट में इस्तेमाल होते हैं उनके ऊपर भी ग्रो कर सकता है, हॉट टब्स में ग्रो कर सकता है, आईवी ट्यूबिंग एंड अदर वाटर कंटेनिंग वेसल्स। ठीक है, तो जो भी वाटर सोर्सेज एक हॉस्पिटल के अंदर या एक लैब के अंदर हो सकते हैं उन सब में चांस है कि बनाना ग्रो कर जाए। अच्छा, अब इसमें एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों हम कहते हैं कि इनके इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और इनको डील करना बहुत मुश्किल है, इसलिए क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट्स को बहुत हद तक सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने कार्टून बनाया हुआ है यहाँ पे, दिस इज अ जर्म किलिंग सॉल्यूशन, डेफिनेटली दिस इज अ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो बॉटल के अंदर से भी बैक्टीरिया या वायरसेस सरवाइव कर रहे हैं, यानी आपने अगर ये यूज कर भी लिए हैं इनके ऊपर तो भी ये रेजिस्टेंट होंगे एंड दे कैन नॉट बी इजीली किल्ड बाय कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, और दूसरा ये वाटर सोर्स की एक पिक्चर बनाती है कि टैप वाटर के अंदर बहुत कॉमन है। So they have been found growing in hexachlorophene containing soap solutions in antiseptics and in detergents. यानी hexachlorophene containing soap solutions कौन से हैं जिसमें वो भी हमारे क्लोरहेक्सिडीन और भी आ जाते हैं जिनको हम सर्जिकल स्क्रबिंग के लिए समटाइम्स यूज करते हैं, तो इसीलिए हम उसमें भी हमें बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है। ठीक है, और एंटीसेप्टिक्स में भी समटाइम्स हो सकते हैं, डिटर्जेंट्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, okay. So Pseudomonas aeruginosa is also known as Burkholderia aeruginosa, and Pseudomonas capacia, it is renamed as Burkholderia capacia. Pseudomonas multifila, it is renamed Xanthomonas multifila, and it is now called Cynotrophomonas। ठीक है, स्यूडोमोनास जो है इनके बहुत सारे नाम हैं कि जैसे आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये ओल्ड नोमेनक्लेचर था, इसमें हम स्यूडोमोनास एरिजिनोसा को स्यूडोमोनास एरिजिनोसा कहते थे। उसके बाद जो लेटेस्ट आया उसमें इसका नाम चेंज हो गया है, बर्फोडेरिया हो गया है, लेकिन स्टिल ये दोनों नाम ही अभी भी कॉमनली यूज किए जाते हैं। तो आइदर वे स्यूडोमोनास एरिजिनोसा लिखा जाए या बर्फोडेरिया एरिजिनोसा लिखा जाए तो वे रिफरिंग टू द सेम बैक्टीरिया। ठीक है, अकरेंस क्या है? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। इट इज प्रेजेंट इन सॉइल, इट इज प्रेजेंट इन वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स। Approximately 10% of people carry it in the normal flora of the colon, and it is found on the skin in moist areas, and it can colonize the upper respiratory tract of the hospitalized patients. ठीक है, अच्छा,
अब ये देखिए सॉइल में भी प्रेजेंट है, वाटर में भी प्रेजेंट है, प्लांट्स भी आ सकते हैं। चलो प्लांट्स और एनिमल्स की एंट्री तो आप बंद कर सकते हैं कि आपके किसी भी लेट्स से हॉस्पिटल में या ऐसे एरिया में ना हो, सॉइल को भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द वाटर, वाटर कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। जो लोग हॉस्पिटल में किसी भी किस्म की रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट पे होते हैं, फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर पे होते हैं, ठीक है, उनकी क्लीनिंग के लिए भी वाटर यूज किया जाता है। तो अगर उसका सोर्स प्यूरिफाइड नहीं होगा, वाटर वाटर प्यूरिफाइड फॉर्म में नहीं यूज किया जाएगा, तो ये होगा कि डेफिनेटली इन सब चीज़ों के थ्रू भी पेशेंट को मजीद इन्फेक्शन से हम एक्सपोज कर देंगे। तो फिर इसका क्लीनिंग का क्या तरीका होना चाहिए? देयर आर सर्टेन डिसइंफेक्टेंट्स जिनको स्पेसिफिकली यूज किया जाता है रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट को क्लीन करने के लिए और उसके साथ और चीज़ों को क्लीन करने के लिए। तो सिर्फ उन्हीं को क्यों यूज किया जाता है, ये अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा। जैसे आपने स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के चैप्टर में पढ़ा होगा कि ग्लूटाराल्डिहाइड को समटाइम्स हम यूज करते हैं डायलिसिस की और रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट वगैरह को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो उसका रीजन ये है कि वो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियम या मोस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ को वो एलिमिनेट कर देता है। अच्छा, अब ये है कि ये डिजीजेस कौन सी कॉज करता है और कैसे कॉज करता है। तो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन हमने पहले भी डिस्कस किया था। इट कॉजेस इन्फेक्शंस मोस्टली इन द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स, ठीक है। इसमें वो पेशेंट्स भी आते हैं जिनमें एक्सटेंसिव लेवल के बर्न्स होते हैं, इसमें वो पेशेंट्स भी आ जाते हैं जिनमें रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत होती है, जिनमें स्किन होस्ट डिफेंसेस डिस्ट्रॉयड हो जाती है, जैसे जिनकी बहुत लार्ज सरफेस एरिया वुंडेड है या नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस हो गया है रेड से, या फिर बर्न की वजह से स्किन डिफेंसेस डिस्ट्रॉय हो गए हैं। पेशेंट्स विद क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस, फॉर एग्जांपल सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये मैं भी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि ये क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होती है। बेसिकली ये वो इन्फेक्शन है जिसको ऐसे पैथोजेंस कॉज करते हैं विच टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी विच इज नॉट नॉर्मली अवेलेबल, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक से आपने याद रखना है। इसकी डेफिनेशन में ये बताना जरूरी नहीं है कि ये वो बैक्टीरिया जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अटैक कर देते हैं, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये वो बैक्टीरिया हैं जो हर पेशेंट को या हर होस्ट को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनको इन्फेक्ट करेंगे जिनका इम्यून सिस्टम वीक हुआ हुआ है, जिनकी जो नॉर्मल फ्लोरा है वो ऑल्टर हुए हुए हैं। फॉर एग्जांपल डिसरप्टेड गट माइक्रोबायोटा किस कंडीशन में होते थे हमने पढ़ा था, जहाँ पे क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल पढ़ा था, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि इन केस ऑफ द यूज ऑफ broad spectrum antibiotics in high concentrations for a long period of time, it destroys the gut microflora। या फिर किसी को अगर बहुत ज्यादा सिवियर फॉर्म डायरिया की हो जाए या टाइफाइड हो जाए, उसमें भी चांस होता है कि गट फ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में स्यूडोमोनास विल ट्राई टू कॉज इन्फेक्शन। अच्छा, अब ये जो जो ऑल्टर माइक्रोबायोटा है, दे नॉट ओनली द गट माइक्रोबायोटा, ये एक एग्जांपल है, इसके अलावा स्किन के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो स्किन के माइक्रोबायोटा कैसे बहुत ज्यादा ऑल्टर हो सकते हैं, उसमें एक तो कॉमन कंडीशन वो है जो हम आजकल फॉलो कर रहे हैं, रिपीटेडली वॉशिंग हैंड्स, ठीक है। तो उसमें जहां आप जर्म्स को खत्म कर रहे हैं वहां आप अपने नॉर्मल फ्लोरा को भी ऑल्टर कर देते हैं। और इसके अलावा जो स्किन की लेट्स से स्किन के अंदर जो नॉर्मल है, नॉर्मल सरफेस है, उसके अंदर कोई ब्रीच आ जाता है, कोई वूंड हो जाता है, कोई बर्न हो जाता है, तो इन एरियाज में ये इन्फेक्शन कॉज कर देती है। ओके, अब हमने नेक्स्ट पढ़ा कि पेशेंट्स विद क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस, फॉर एग्जांपल सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ टाइप ऑफ क्रॉनिक डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होती है। और इसमें क्या होता है कि जो आपके जो नॉर्मल एयर पैसेजेस हैं, इसके अंदर बहुत थिक किस्म की म्यूसिन लेयर प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो सिलेरी मोटिलिटी है वो इफेक्ट हो जाती है और डिफरेंट इन्फेक्शन कॉज हो सकते हैं, ठीक है। सो इन पेशेंट्स होम द नॉर्मल क्लियरेंस मैकेनिज्म्स आर इम्पेयर्ड, ठीक है। इसमें भी कोई IgA टाइप की कोई डिजीज हो सकती है जिसमें वो इम्पेयर हो जाए, ठीक है। देन इम्यूनोसप्रेस्ड, इसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं, कैंसर पेशेंट्स आ जाते हैं, जो पेशेंट्स कीमोथेरेपी पे होते हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट्स आ जाते हैं जिनकी लेट्स से ट्रांसप्लांट हुआ हो, या फिर कोई भी एक्सेसिवली क्रॉनिक डिजीज जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर रही है। इन पेशेंट्स विद न्यूट्रोफिल काउंट्स ऑफ लेस देन 500 माइक्रोलीटर, ठीक है। ये स्पेसिफिकली बता दिए कि अगर किसी पेशेंट में किसी डिजीज की वजह से न्यूट्रोफिल काउंट 500
पर माइक्रोलीटर से कम हो जाता है, तो उसमें सुडोमोनास के इन्फेक्शन डेवलप करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब एक और कंडीशन आ गई पेशेंट्स विद इनवेलिड कैथेटर्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पेशेंट्स आ सकते हैं? कैथेटर्स तो बहुत सारी तरह के हो सकते हैं बच्चों के, यूरिनरी कैथेटर्स हो सकते हैं जिसको हम फोलीज कैथेटर कहते हैं, उसमें बायोफिल्म बन जाती है, उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। फिर उसके अलावा जो है कि जब भी हम किसी पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक्स या आईवी फ्लूइड लगाते हैं तो उसमें हम इसको ब्रांडा लगाते हैं, तो वो भी एक सोर्स बन सकता है इन्फेक्शन का बहुत सारे पेशेंट्स में। अगर उसको हम ओवर 48 आवर्स चेंज नहीं करते, उसमें भी बायोफिल्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सो ये आपने देखा होगा कि इसमें से काफी सारे इन्फेक्शन जो है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड ही है। ठीक है, सुडोमोनास एरिजिनोसा कॉजेज इन्फेक्शंस, फॉर एग्जांपल सेप्सिस, निमोनिया, यूटीआई। अब ये देखिए कि किन लोगों में ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जिन लोगों में होस्ट डिफेंसेस लोअर है या इम्यूनिटी कम हुई है, इनमें सेप्सिस, निमोनिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स में सिस्टिक फाइब्रोसिस है, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक्सेसिव म्यूसिन लेयर प्रोड्यूस हो जाती है जो कि एयर बेस को ब्लॉक कर देती है, तो इनके अंदर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस क्रॉनिकली यानी कि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉज करती जाती है। फिर जो बर्न के पेशेंट्स हैं उनमें वुंड इन्फेक्शन या सेल्यूलाइटिस डेवलप हो जाता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। ओके, नाउ व्हाट इज मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना? सबसे पहले तो ये कि ओटाइटिस एक्सटर्ना मींस कि दिस इज इन्फेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर। ठीक है, मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना का क्या मतलब है? एक तो ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सीवियर होता है। ठीक है, दूसरा ये कि ये बोन मॉइस्चराइज्ड एनवायरनमेंट भी समटाइम्स कर सकता है। तो इसकी सिवियरिटी की वजह से और इस कंडीशन की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ इसको लीड करती है, इसको मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना कहा जाता है। इन सब की मैं आपको अभी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि कौन सी डिजीज कैसी अपेयर करती है। नेक्स्ट इज मोस्ट, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक है, वैप भी कहते हैं इसको, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। क्यों कहते हैं कि क्यों वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का बहुत कॉमन कॉज है? इसलिए क्योंकि जो वेंटिलेटर और रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स हैं उनकी क्लीनिंग के लिए वाटर इस्तेमाल होता है, और वो वाटर जो है उसके अंदर अगर जब वो प्यूरिफाइड सोर्स से नहीं लिया गया तो वो वेंटिलेटर के थ्रू पेशेंट को बॉडी में एंटर होकर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अच्छा, बाकी सारी कंडीशन में भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि ये किस तरह से कॉज कर रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली। मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना जो है ये कान में पानी चले जाने की सूरत में भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह जो है अगर होस्ट डिफेंस ऑलरेडी लोअर्ड है डायबिटिक के पेशेंट और उसमें टेंडेंसी ज्यादा है इन्फेक्शन डेवलप करने की, तो इवन जो सिंपल ईयर इन्फेक्शन है दे कैन कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लिकेटेड वंस। इसी तरह वूंड इन्फेक्शन जो है वूंड क्लीनिंग के लिए आपने देखा होगा कि हमेशा जो है वो स्टरलाइज वाटर यूज किया जाता है, उसके लिए टैप वाटर कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता है। ठीक है, बर्न पेशेंट्स में भी या जिनमें वैसे भी कोई वुंड्स होते हैं। ओके, सो इन्फेक्शंस इन पेशेंट्स अंडरगोइंग कैंसर कीमोथेरेपी। क्यों? क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत कम होती है। ओके, सो आर यू फॉलोइंग मी और इज दिस अ डिफिकल्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड? अभी तक कोई मुश्किल स्लाइड तो नहीं आई है, आई थिंक सो। सो कमिंग टूवर्ड्स द पैथोजेनेसिस कि डिजीज कैसे कॉज हो रही है, ये इसकी डिफरेंट फेजेस हैं। जैसे कि वुमन बैक्टीरिया में होती है, सबसे पहले इन्होंने अटैच करना है, फिर उन्होंने होस्ट टिश्यू में कॉलोनाइज करना है, फिर उसके बाद इन्होंने मजीद जो भी इनकी टॉक्सिन है या दूसरे विलनेस वेक्टर्स हैं उनको यूज करके डिजीज कॉज करनी है। ठीक है, तो पिलाई जो है इनके जरिए से ये एडहेयर करते हैं बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया जो है होस्ट सेल की तरफ, और जो म्यूकोइड स्ट्रेन है इसके वो सिस्टिक फाइब्रोसिस में इन्फेक्शन ज़्यादा कॉज करते हैं। म्यूकोइड कैप्सूल जो है ना, इसका इन्होंने बताया मैंने एक्स्ट्रा ग्रुप में कि दो तरह के इसके सब यूनिट्स होते हैं, एक मैन्यूरोनिक एसिड है और एक ग्लूकुरोनिक एसिड है। जो ग्लूकुरोनिक एसिड है ना वो उन लोगों में होता है जिनमें पैथोडेप्टिक म्यूटेशन में भी होती है, सॉरी उन बैक्टीरिया में होता है जिनमें एडेप्टिव म्यूटेशन में भी होती है। ठीक है, सो ये जिन बैक्टीरिया में ये म्यूटेशन में भी होती है उनमें ग्लूकुरोनिक एसिड या एल्जिनेट का कंपोनेंट जो है वो म्यूकोइड कैप्सूल के अंदर ज्यादा होता है और इसकी मदद से ये फिगोसिडोसिस को एस्केप कर जाते हैं। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है कि ये दो तरह के इसके यूनिट्स होते हैं,
और उनमें से जो फेगोसिटोसिस को रेजिस्टेंस करते हैं वो कौन से वाले हैं? एल्जीनेट वाले। ये सिर्फ एमसीक्यू उसके लिए इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ पैथोजेनेसिस में शायद उसका इतना ज़्यादा उसमें शायद नहीं मेंशन किया होगा। पोस्ट टिश्यू डैमेज फैसिलिटेट्स द एडहेरेंस एंड पोलराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अब इसका मैकेनिज्म। तो ये बैक्टीरिया भी जैसे कि बहुत सारे और बैक्टीरिया हैं उनकी तरह ये भी अपनी टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं और एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो इनकी वजह से क्या होता है, लोकली ये इन्वेट कर जाते हैं, पहले लोकल इन्फेक्शन कॉज करते हैं और उसके बाद ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है स्यूडोमोनास में कि they will be transferred from the original or local site of infection to the general through the blood through different or distant body agents. Pyocyanin क्या है? इसकी एक पिगमेंट है। It damages the cilia and mucosal cells of respiratory tract. ठीक है, तो इसमें जो है दैट मीन्स के पायोसाइनिन का कोई रोल है जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि जैसे हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस का डिस्कस किया था कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में म्यूसिन लेयर या एक थिक म्यूकोइड लेयर प्रोड्यूस हो जाती है जो कि ऑलरेडी रेस्पिरेटरी पाथवेज को ब्लॉक करके रखती है और अगर उसको क्लियर करने के लिए जो सीलिया है वो भी किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो जाएंगे तो डबल चांस होगा कि ये पेशेंट्स इन्फेक्शन डेवलप करें। ठीक है, सो जो इनकी एक्सोटॉक्सिन ए है वो क्या करती है? टिश्यू नेक्रोसिस करती है और इसका मैकेनिज्म जो है जो हमारी कोराइनी बैक्टीरिया की जो थी कोराइनी बैक्टीरिया में जो हमने पढ़ा था कि जो डिफ्थीरिया टॉक्सिन है वो भी EF2 पे इलॉन्गेशन फैक्टर 2 पे एक्ट करती थी और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती थी। तो इसकी जो एक्सोटॉक्सिन ए है इसका भी मैकेनिज्म मिलता जुलता है। वहाँ पे भी आपने देखा था कि टिश्यू नेक्रोसिस बहुत ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, और यहाँ पे भी टिश्यू नेक्रोसिस बहुत ज़्यादा हो रही है। सो इसमें क्या होता है, एक दफ़ा फिर इसका मैकेनिज्म रिवाइज कर लेते हैं। यूकेरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर दिया जाता है। कैसे? एडीपी राइबोसिलेशन हो जाती है। इलॉन्गेशन फैक्टर 2 जो कि प्रोटीन चेन इलॉन्गेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस पे एडीपी राइबोसिलेशन होके उसको इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, स्यूडोमोनास आल्सो प्रोड्यूसेस एंजाइम्स। इसमें कौन कौन से एंजाइम्स हैं? इलास्टेज है, प्रोटीएज है, इसके अलावा और भी है। ये इलास्टेज और प्रोटीएज को हमने स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये सेलुलर डैमेज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसी सेलुलर डैमेज की वजह से बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर होके वहाँ पे भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं और उसके बाद वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर हो जाते हैं। देन एंडोटॉक्सिन का आपको पता है कि ये सेप्सिस भी कॉज करता है और सेप्टिक शॉक भी कॉज करता है। अच्छा, तो जो दो टर्म्स जो हैं वो इसमें कॉमनली यूज होंगी और भी जगहों पे होंगी। एक होती है सेप्टिसीमिया और एक होती है बैक्टीरियमिया। तो बैक्टीरियमिया का मतलब क्या होता है? देयर आर सिंपली बैक्टीरिया व्हिच आर प्रेजेंट इन द ब्लड। वो कब होता है? वो होता है कि जब कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे किसी को कोई भी वूंड हो गया है, वूंड के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें ब्लड में बैक्टीरिया हो सकते हैं। लेकिन सेप्टिसीमिया में क्या होगा कि वो बैक्टीरिया एक्टिवली मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, उनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा और इतने लेवल्स तक बढ़ जाएगा कि वो डेंजरस हो जाएंगे। ठीक है, और वो भी इसमें भी ब्लड में बैक्टीरिया ही है, नंबर बहुत ज्यादा है और सिम्टम्स आएंगे उसके, यानी कि सिम्टम्स क्या आएंगे? सेप्सिस के सिम्टम्स क्या होंगे उसमें? जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा अभी तक कि देयर विल बी फीवर, देयर विल बी हाइपरटेंशन, ठीक है, एंड इट कैन फर्दर लीड टू मल्टी ऑर्गन फेलियर। ठीक है, सो सेप्टिसीमिया आप कह सकते हैं कि एक बहुत सीवियर कंडीशन है एज कम्पेयर टू बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया किसी भी इन्फेक्शन में मामूली बैक्टीरिया का बॉडी में प्रेजेंट होना, ब्लड में प्रेजेंट होना इज अ कॉमन थिंग। ठीक है, लेकिन सेप्टिसीमिया में ये रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और पेशेंट सिम्टोमेटिक भी हो जाएगा। सिंपल वुंड इन्फेक्शन में या इस तरह के केसेस में जिसमें सिर्फ बैक्टीरियमिया हो रहा है उसमें पेशेंट को कोई सिम्टम्स ब्लड से रिलेटेड नहीं होगी, जनरलाइज्ड सिम्टम्स नहीं होंगे, जैसे फीवर नहीं होगा, हाइपरटेंशन नहीं होगा। लेकिन जब सेप्टिसीमिया की तरफ चला जाएगा पेशेंट तो उसमें उसकी क्लिनिकल पिक्चर कॉम्प्लिकेशन की तरफ चली जाएगी। अच्छा, अब जो स्यूडोमोनास एरिजिनोसा है इसके साथ जो स्पेसिफिक एक टर्म आप पढ़ेंगे आपकी बुक में लिखी होगी, दैट इज टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम। ठीक है, टाइप 3 का जो नाम है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके अलावा और भी कई सिक्रीशन सिस्टम्स होंगे। ठीक है, तो अगर हम हर एक की डिटेल पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर हमें जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा कोप अप करना कि और याद रखना भी कि उसमें से हमने कौन कौन से मैकेनिज्म याद रखने हैं। सो वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस द टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम। हम बाकी सारे यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे।
अगर किसी और बैक्टीरिया में किसी और टाइप का सिक्रीशन सिस्टम मेंशन हुआ होगा तो फिर हम उसको वहाँ पे डिस्कस कर देंगे. So strains of Pseudomonas aeruginosa, they have a type 3 secretion system and these strains are more virulent. जिनमें टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम नहीं होता वो उनकी जो विलेंस है या डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है वो भी कम होती है. अब ये सिक्रीशन सिस्टम क्या करता है, एक्सोटॉक्सिन को ट्रांसफर करता है डायरेक्टली फ्रॉम बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म टू द होस्ट सेल साइटोप्लाज्म. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, टॉक्सिन है, टॉक्सिन रिलीज होके सेल को एंटर करेगी और उसके अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करेगी. इसमें इस तरह की सिचुएशन होती है कि जैसे आप समझ सकते हैं कि लेट्स से कि जस्ट लाइक एन इंजेक्शन. ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया will inject their toxin directly from their own cytoplasm into the cytoplasm of the adjacent human cell या host cell. ठीक है, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग में आसान हो जाता है. So it allows the toxin to avoid the neutralizing antibody. अगर पहले टॉक्सिन बॉडी में रिलीज होगी तो बॉडी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडीज भी बना सकती है. ठीक है, सो इन दिस केस जब बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म से डायरेक्टली होस्ट सेल साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट हो रही है तो वो अवॉइड कर जाएगी या बाईपास कर जाएगी उन एंटीबॉडीज को जो बॉडी ने न्यूट्रलाइजेशन के लिए प्रिपेयर करनी है. Then type 3 secretion systems, they are mediated by transport pumps in the bacterial cell membrane. अब ये जो हमने कहा कि इंजेक्ट कर देते हैं बैक्टीरिया, ये किसके जरिए से इंजेक्ट करती है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट पंप्स के जरिए. ठीक है, of the 4 exoenzymes known to be transported by this secretion system. अच्छा, अब ये है कि जो स्यूडोमोनास है वो एक से ज्यादा मैकेनिज्म्स यूज करता है अपने पैथोजेनेसिस के लिए. जहां कहीं आपको ये क्वेश्चन आएगा कि आपने स्यूडोमोनास का मैकेनिज्म ऑफ डिजीज प्रोडक्शन लिखना है या पैथोजेनेसिस लिखनी है, उसमें आपने टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम भी मेंशन करना है और जो दूसरा मैकेनिज्म मैं आपको भी बताऊंगी वो भी आपने मेंशन करना है. अब ये एक एग्जांपल भी देनी जरूरी है कि टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम के जरिए से कौन सी टॉक्सिन ट्रांसमिट होती है. तो इसमें जो एक्सो एंजाइम्स हैं, इसमें एक्सो एस है which is one most clearly associated with villains. ठीक है, so exo-S की एग्जांपल आप दे सकते हैं कि एक्सोएंजाइम S जो है वो टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम के जरिए स्यूडोमोनास एरिजिनोसा ट्रांसमिट करते हैं डायरेक्ट अपनी साइटोप्लाज्म से थ्रू अ ट्रांसपोर्ट पंप टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल. Exo-S has several modes of action, the most important of which is ATP ribosylation of a RAS protein leading to the damage to the cytoskeleton. अब ये exo-S करता क्या है, exo-S जो है वो साइटोस्केलेटन को डिस्टर्ब करता है, होस्ट सेल की साइटोस्केलेटन को डिस्टर्ब करता है. अच्छा, अब ये काफी अच्छी और आसान सी डायग्राम है, इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा. दो एक्सक्लूसिव विलेंस पाथवेज हैं स्यूडोमोनास एरिजिनोसा के. नंबर 1 इज द टाइप 3 सिक्रीशन डिपेंडेंट और दूसरा है एक्सोलाइसिन डिपेंडेंट. अच्छा, अब इसमें देखिए डायरेक्ट जो भी इसका पंप था उसके जरिए से इसने ट्रांसमिट कर दिया अपनी साइटोप्लाज्म से. ठीक है, कहाँ पे, होस्ट सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर. ठीक है, और इसमें ये स्पेशलाइज्ड पंप इसका इस्तेमाल होता है. इसीलिए इसको मैंने इंजेक्शन से भी थोड़ी सी रिजेम्बलेंस दी थी. आपने इंजेक्शन का वर्ड यूज नहीं करना जब आप पैथोजेनेसिस लिखें, आपने यही लिखना है कि थ्रू स्पेशलाइज्ड पंप्स इट इज ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म टू द होस्ट सेल साइटोप्लाज्म एंड इन दिस वे इट अवॉइड्स द न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज दैट इट विल एनकाउंटर अदरवाइज. ठीक है, अब ये जो टॉक्सिन इंजेक्शन है ये क्या करेगा, ये इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा. दूसरी सूरत में क्या होगा, एक्सोलाइसिन डिपेंडेंट पाथवे जो सेकंड पाथवे है इसका, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया ने अपनी टॉक्सिन या एक्सोलाइसिन का नाम यहाँ पे शो किया हुआ है, तो ये एक्सोलाइसिन स्यूडोमोनास एरिजिनोसा ने अपनी एक्सोलाइसिन रिलीज की है. ये एक्सोलाइसिन या एक्सोटॉक्सिन्स क्या करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करेगी, उसको रप्चर कर देंगी. ठीक है, और इस एरिया में क्या होगा, वहां से हेमरेज हो जाएगा. ठीक है, सो दोनों मैकेनिज्म्स आई होप अब आपको क्लियर हो गए होंगे. अगर नहीं हुए हैं तो आप बता दें, मैं इनको रिवाइज करवा दूँ. सबको समझ आ गए. पैथोजेनेसिस अगर आपको लिखने के लिए दी जाए तो आप ये दोनों पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हैं. प्लीज मार्क ऑन योर बुक्स कि आपने इसमें ये दोनों मैकेनिज्म लिखने हैं, एक टाइप 3 डिपेंडेंट है और एक एक्सोलाइसिन डिपेंडेंट है. ठीक है, ये यही डायग्राम बेशक आप बना सकते हैं, जो बहुत छोटी और आसान सी डायग्राम है और स्कीमेटिक सी है, इसमें कोई आपको एज सच कोई टेक्निक भी नहीं चाहिए ये ड्रॉ करने की.
ठीक है, दोनों मैकेनिज्म याद रखिएगा, टाइप 3 सिक्रीशन डिपेंडेंट है और एक्सोलेसिन डिपेंडेंट है। एक्सोलेसिन डिपेंडेंट में एक्सोटॉक्सिन रिलीज हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर कर रही है, हेमरेज कॉज कर रही है। इसमें डायरेक्ट सेलुलर डैमेज नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें टॉक्सिन इंजेक्ट हो रही है फ्रॉम बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म थ्रू स्पेशलाइज्ड पंप टू द host cell cytoplasm, and then the action of the toxin is inflammation. Next is the clinical findings. So in case of infections caused by the Pseudomonas, किस तरह से patients present कर सकते हैं? Pseudomonas can cause the urinary tract infections, the respiratory tract infections. इसके साथ ये mention किया गया, बार-बार mention किया जा रहा है कि cystic fibrosis patients में अच्छा समटाइम्स ऐसे होते हैं कि जो क्लिनिकल सिनेरियो हम आपको एमसीक्यू या एससीक्यू में देखते हैं उसमें कोई और क्लियर विजिबल हिंट नहीं होता, लेकिन स्पेशली मेंशन किया जाता है कि ये वो बैक्टीरिया है जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो बच्चों इसको फौरन पिक कर लीजिएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस की एग्जांपल सिडोमोनास के अलावा और कहीं भी बुक में नहीं दी गई है, ठीक है। इस टर्म को जैसे कीवर्ड्स होते हैं ना, ये कीवर्ड्स मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कि ये कीवर्ड्स हैं, इनको आपने याद रखना है। जहाँ कहीं सिस्टिक फाइब्रोसिस का नाम आएगा और सेकेंडरी इन्फेक्शन की बात होगी, सिडोमोनास आंखें बंद करके लिख देना। वुंड इन्फेक्शन स्पेशली इन बर्न्स, जहाँ कहीं बर्न्स के इन्फेक्शन की बात आएगी फौरन सोच लेना है कि ये सिडोमोनास होगा, ठीक है। इसके साथ इसमें और भी चीजें आएंगी जहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। जब बर्न्स के इन्फेक्शन की बात होती है देयर विल ऑलवेज बी ग्रीन पस, ठीक है। तो ग्रीन पस की जहाँ भी बात आएगी, ग्रीन कलर याद रखिएगा, ग्रीन पस इज ऑलवेज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सिडोमोनास। लेकिन ओनली ग्रीन पस, हर ग्रीन डिस्चार्ज बॉडी में से जो आ रहा है, किसी भी किस्म का ग्रीन डिस्चार्ज, जैसे लेट्स से किसी के स्प्यूटम में ग्रीन कलर आ रहा है या किसी की जो है वो कोई गायनेकोलॉजिकल पेशेंट है और उसकी कोई वेजाइनल डिस्चार्ज है उसमें ग्रीन कलर आ रहा है, दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, सिडोमोनास इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इन दीज केसेस। लेकिन जहाँ पे भी पस रिलेटेड चीजें हैं और पस ग्रीन कलर की आ रही है तो उसमें सिडोमोनास का नीली उसी का चांस है। देन हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया स्पेशली वेंटिलेटर एसोसिएटेड, फ्रॉम दीज साइट्स ऑर्गेनिज्म कैन एंटर द ब्लड causing sepsis. Bacteria can spread to the skin where they can cause black necrotic layers which are called ecthyma gangliosum. ये भी एक टर्म है, इसको याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। एक्थाइमा गैंग्लियोसम इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें सिडोमोनास एरिजिनोसा का नाम याद रखिएगा। पेशेंट विद सिडोमोनास एरिजिनोसा सेप्सिस दे हैव अ मोर्टेलिटी रेट ऑफ ग्रेटर देन 50%। व्हाई? बिकॉज दिस बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू सो मेनी ड्रग्स, और शायद अब ये रेट 50% से ज्यादा ही हो गया होगा क्योंकि डे बाय डे ये रेजिस्टेंस, हमें कोई ना कोई नई रेजिस्टेंस पता चल जाती है। इट इज इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एंडोकार्डाइटिस इन द आईवी ड्रग यूजर्स। ओके, तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस की एक स्लाइड मैंने इसमें एंटर कर लिया। देयर इज अ पेशेंट हु इज कॉफिंग एंड यू कैन सी कि एक जो हेल्दी एयर वे होगा इट शुड बी क्लियर लाइक दिस, और इसमें से एयर को ही पास करना चाहिए, एयर के अलावा किसी और चीज को पास नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो देयर इज अ लार्ज वॉल्यूम जहाँ से आराम से इस एयरवे के अंदर आराम से एयर पास कर सकती है। बट इन केस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, जहाँ पे आपको साथ वाली पिक डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है थिक म्यूसिन लेयर जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में म्यूटेशन की वजह से, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है और एयरवेज को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये एयरवेज ऑलरेडी बहुत ज्यादा नैरो हो गए हैं, यहाँ पे बहुत सारी एयर एंटर हो सकती है नॉर्मल इंडिविजुअल में, और इन पेशेंट्स में ऑलरेडी एयर की एंट्री ही बहुत लिमिटेड है, ठीक है। तो इनमें अगर इन्फेक्शन होगा तो डेफिनेटली उसका सिवियरिटी लेवल भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू हेल्दी पर्सन, ठीक है। और इनमें इन्फेक्शन जो है वो स्यूडोमोनास के इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। So, Pseudomonas aeruginosa can both cause the localized and systemic illness, and they can involve any organ of the body. Individuals most likely at risk are those with impaired immune defenses. अब हम थोड़े से पिक्चर्स के साथ देखते हैं कि कौन कौन सी इन्फेक्शंस ये बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं। सो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन की पहले बात करते हैं। लोकलाइज्ड का क्या मतलब है? जो कि अपने उस लोकल एरिया में जहाँ पे बैक्टीरियल एंट्री हुई है वहीं तक ही महदूद है और सिस्टमिक इन्फेक्शन में या डिस्टेंट साइट्स तक नहीं जा रही है या ब्लड में उस तरह से सेप्सिस की तरफ उनकी पिक्चर नहीं जा रही है। So they contained or they localized in the area जहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है। आईज में फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, तो दिस इज नॉट द कलर ऑफ आइरिस, ठीक है। ये इस पेशेंट का आई कलर नहीं है, ये ग्रीन कलर इसमें इन्फेक्शन की वजह से है।
So eyes में keratitis. Keratitis is an inflammation of the cornea. ये कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन है, इसमें आप एक ग्रीन कलर देख सकती हैं, ठीक है। ये आपको कुछ कुछ पस वाला भी सिलसिला यहाँ पे नजर आना है, और ये जो मार्क्ड रेड रिएक्शन है, ये कंजक्टिवल रिएक्शन इसको कहते हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस पेशेंट मस्ट बी इन वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन, और दिस इज वेरी एक्सटेंसिव इन्फ्लेमेशन। और समटाइम्स इसकी वजह से ये भी हो सकता है, ये इतनी एक्सटेंसिव होती है कि ये पूरे आई बॉल को डिस्टर्ब कर सकती है। So if a patient is infected by Pseudomonas aeruginosa in the eye, so he is at a high risk to develop blindness as well. ठीक है। और इसका जो सिंपल मैंने आपको बताया था कि सिंपल मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें क्या है कि आपके जो भी कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं उनको अगर आप एहतियाती से टैप वाटर से वॉश कर लेते हैं, तो ऐसा ना करें। उनको वॉश करने के लिए भी उनका स्टेरलाइज्ड जेल सॉल्यूशन ही यूज किया जाता है, या फिर उसके लिए जो प्रॉपर स्टेरलाइजेशन के लिए टैबलेट्स आती हैं। अच्छा, एंडोफ्थल्माइटिस जो है, एंडोफ्थल्माइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द आई, ठीक है। जो इनर चैम्बर्स है आई के वो इन्फेक्ट हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि आईबॉल के अंदर बस कलेक्शन हुई भी है, ये बाहर भी नजर आ रही है, और ये तो आईबॉल जो है इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है कि ये पेशेंट तो रिकवर करेगा ही नहीं, इसकी तो साइड चली गई होगी, ठीक है। कॉर्नियल इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय Pseudomonas aeruginosa आर सीन इन कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स। देन लोकलाइज्ड इन्फेक्शंस में ईयर में आप देख लें, स्विमर्स ईयर है। स्विमर्स ईयर क्या होता है, ऑब्वियसली ये उन लोगों में होता है जिनको वाटर एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, देयर इज इन्फेक्शन ऑफ द ईयर कैनाल, ठीक है। तो malignant otitis externa, इन्फेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड द टेम्पोरल बोन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरा पिन्ना इसका स्वेल अप हो चुका है, इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन है। ये यहाँ पे ब्लैक कलर का आपको नेक्रोटिक टिश्यू नजर आ रहा है, ये पूरा टिश्यू डिस्ट्रॉय हो चुका है, पस निकल रही है कान में से। सो ये वाले ये दिस पिक्चर शोज द malignant otitis externa, और यहाँ पे आपको जो स्विमर्स ये नजर आ रहा है, यहाँ पे भी पस की फॉर्मेशन नजर आ रही है। बट ऑब्वियसली दिस कंडीशन इज सो मच मोर पेनफुल, एंड otitis externa जो होता है वो वैसे भी बहुत पेनफुल कंडीशन है, ठीक है। यानी कि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और एक्सटर्नल ऑडिटरी हिएटस जो है उसमें, और जो पिन्ना की इन्फेक्शन है, इस सारे एरिया में जो भी इन्फेक्शन होती है उसको हम otitis externa कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये इतना नेक्रोटिक टिश्यू भी नजर आ रहा है, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन आपको नजर आ रही है अंदर तक, तो नेक्रोसिस भी नजर आ रही है, तो डेफिनेटली इसकी ये पेशेंट बहुत सीवियर पेन में होगा। अच्छा, इसके अलावा लोकलाइज्ड इन्फेक्शंस में एक और इन्फेक्शन है Pseudomonas, नेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो अगर किसी के भी नेल्स में आप देखें ग्रीन डिस्कलरेशन हो रही है इस तरह की, तो दैट वुड बी अ Pseudomonas इन्फेक्शन। और इसका ट्रीटमेंट तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसका ट्रीटमेंट एज सच नहीं है इतना कॉम्प्लिकेटेड, एंड आई एम सरप्राइज्ड एट दैट। अदरवाइज जो Pseudomonas के ट्रीटमेंट के लिए काफी ज्यादा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। इसमें जो है ना, एसिटिक एसिड को डाइल्यूट करके आप इस पेशेंट को कहेंगे कि आप इसके अंदर अपने नेल सोक करें, एसिटिक एसिड सिक्के में होता है कैसे ना, तो ये इन्फेक्शन ज्यादा चांस है कि चला जाएगा। सो ओरल कैविटी के अंदर भी बहुत सारे इन्फेक्शन Pseudomonas कॉज कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो गम्स वगैरह में नेक्रोसिस भी हो सकती है, ठीक है। जो इसके अलावा भी कई इन्फेक्शन हो सकती है, स्पेसिफिकली नाम किसी के मेंशन नहीं किए हुए हैं, लेकिन आई हैव रेड अ रिसर्च पेपर जिसमें ये भी मेंशन है कि अगर Pseudomonas का इन्फेक्शन एक पेशेंट को ओरल कैविटी में हो गया था और यहाँ से एक्सटेंड करके उसने साइनोसाइटिस कॉज किया, और साइनसिस से एक्सटेंड करके देन फर्दर इट led to the brain abscess. So if anybody is interested, I will share that article in the group, which we will make someday. So coming towards the next infections, wound infections, localized infections में next है, surgical wound में भी infection हो सकती है, extensively burned patients में भी हो सकती है। sometimes ऐसे होता है कि कोई किसी patient में बहुत बड़ा open wound होता है, जैसे necrotizing fasciitis or something like that, और उसके बाद उसके ऊपर superimpose infection भी हो सकती है, ठीक है। सो इस पेशेंट में आप देखिए कि ये बर्न की वजह से जो लार्ज सरफेस एरिया है स्किन का वो ऑलरेडी पेयर हुआ हुआ था, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर की बस है यहाँ पे, ये इंडिकेट कर रही है कि इसने Pseudomonas का इन्फेक्शन कैच कर लिया है। इसी तरह ये भी आप देखिए कि एक बहुत बड़ा नेक्रोसिस का एरिया है, और इसमें भी ग्रीन बस इंडिकेट कर रही है कि दिस इज कॉज्ड बाय Pseudomonas, ठीक है। Pseudomonas aeruginosa is the most common cause of the osteomyelitis of the foot in patients who sustain puncture wounds through the soles of the gym shoes.
ठीक है। तो ये देखिए, ये इस तरह का एक मोड है जिसमें आप कह सकते हैं कि जिम शूज के थ्रू इसमें ये पंक्चर वूंड से ये स्टार्ट हुआ था और उसके बाद ये कितना ज्यादा एक्सटेंड कर गया है, इसको प्रॉपर डिप्राइवमेंट की जरूरत है। ये इतना एरिया एटलीस्ट इसमें से डेड निकलेगा। ठीक है। अच्छा, और ये जो स्किन इन्फेक्शन से स्टार्ट होके ये जाके बोन्स को भी इन्फेक्ट करता है, तो फुट में ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज करने के ये एक कॉमन रीजन है। ओके, देन वी कम थ्रू द सिस्टेमिक इन्फेक्शन। अब सिस्टेमिक इन्फेक्शंस क्या है? सिस्टेमिक इन्फेक्शंस ये है कि प्राइमरी इन्फेक्शन तो लोकलाइज था, लेकिन उसने एक्सटेंड कर दिया और ब्लड के थ्रू डिस्टल साइट्स में चला गया, या उसने इन्वॉल्व कर लिया है different organs को। ठीक है। So it has the propensity या ability to invade blood vessels। blood vessels walls को invade कर जाता है। बैक्टीरिया और सेप्टिसीमिया हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। So when it invades the blood vessels, it will obviously enter the bloodstream। बैक्टीरिया होगा इनिशियली, जिसमें लो नंबर होगा बैक्टीरिया का। ठीक है। पेशेंट्स विद compromised immune system, then इन पेशेंट्स विद सेकेंडरी निमोनिया, जिन पेशेंट्स में सेकेंडरी निमोनिया होता है, इनमें भी सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो जाता है। बोन और जॉइंट इन्फेक्शन जहाँ पे हो रहे होते हैं वहाँ पे भी सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड में एंटर हो जाते हैं, सेप्सिस कॉज करते हैं। ठीक है। और उसकी भी सिम्टोमेटोलॉजी उसकी स्टार्ट हो जाती है, और इट इज़ वेरी मच ट्रेजिक सिचुएशन, जिसमें इन्फेक्शन एक्सटेंड होने की वजह से पेशेंट्स एक्सपायर भी हो जाते हैं। ठीक है। और इसी सेप्टिसीमिया की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। देन एंडोकार्डाइटिस इन आईवी ड्रग यूजर्स एंड पेशेंट विद प्रोस्टेटिक हार्ट वेल्व्स। ठीक है। जिनमें आर्टिफिशियल हार्ट वेल्व्स लगे हुए होते हैं, उनमें चांस होता है कि इन्फेक्शन डेवलप कर लें। आईवी ड्रग यूजर्स ऑब्वियसली इसमें जो है वो एक स्टरलाइजेशन और सैनिटेशन वाला भी काम बहुत ज़्यादा आ जाएगा। फिर ये कि आईवी ड्रग यूजर्स जो है वो बहुत सारे बैक्टीरिया उनके ब्लड स्ट्रीम में ये ड्रग सिरिंजेस के थ्रू भी एंटर हो जाते हैं। देन सीएनएस, जहाँ पे ब्रेनेजेस में कोई ब्रीच आएगा, वहाँ पे ब्रेन को इन्वॉल्व करके, सीएनएस को इन्वॉल्व करके वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन जो है सुडोमोनास की, वो भी सिस्टेमिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि हमने अभी देखा, बर्न की इन्फेक्शन जो है वो स्किन इन्फेक्शन है। समटाइम्स वुंड इन्फेक्शन होती है जो कि स्किन इन्फेक्शन होती है, लेकिन वो एक्सटेंड करके आगे जो है वो सर्कुलेशन में एंटर हो जाती है। Pseudomonas aeruginosa is feared because it is highly antibiotic resistant due to expression of a number of efflux pumps containing efflux pumps complicating the choice of therapy। ठीक है। तो इफ्लक्स पंप्स का हमने क्या मैकेनिज्म पढ़ा था कि ये ड्रग को इफ्लक्स आउट कर देते हैं फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल। ओके। लैब डायग्नोसिस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसलिए आप याद रखिएगा कि ग्राम स्टेनिंग जो हम करेंगे, अच्छा सबसे पहले सैंपल की बात करते हैं। सैंपल इसमें डिफरेंट होगा, जिस किस्म का इन्फेक्शन होगा उसके हिसाब से हम सैंपल लेंगे। अगर वुंड इन्फेक्शन है तो आप वुंड के स्वाब ले सकते हैं, आप स्क्रैपिंग ले सकते हैं। ठीक है। अगर कोई पस का सैंपल है, पस किसी पेशेंट की वुंड में बहुत प्रोड्यूस हो रही है, तो आप उस पस का सैंपल ले सकते हैं। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती है, अगर सेप्टिसीमिया है और सुडोमोनास एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फेक्शन कॉज कर सकता है यहाँ पे, तो आप पेशेंट का ब्लड ले सकते हैं। ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे सिम्टम है, कहाँ पे इन्फेक्शन है, उसके हिसाब से हम अपना सैंपल डिसाइड कर लेते हैं। देन वी मेक इट गो थ्रू द स्टेनिंग। ठीक है। ग्राम स्टेनिंग है, इसमें क्या होगा, ग्राम नेगेटिव रॉड्स नजर आएंगे। देन वी कल्चर सुडोमोनास एरिजिनोसा, ये कलरलेस कॉलोनीज फॉर्म करेगा मेकॉन की जगह पे, ईएमबी पे, क्योंकि ये लैक्टोज फर्मेंटेशन नहीं शो करते। सो दीज आर नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया एंड इन देयर कॉलोनीज। इनमें आपको एक इम्पॉर्टेंट बात क्या नजर आएगी कि इसकी कॉलोनीज की एक म्यूकोइड अपीयरेंस होती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्लाइम लेयर है या ग्लाइकोकैलिक्स है वो एक डिक्लेयर होती है। ठीक है। इसकी वजह से ये म्यूकोइड अपीयरेंस आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राई ड्राई नहीं है, थोड़ी म्यूकोइड सी अपीयरेंस है। नेक्स्ट जो बायोकेमिकल में इसके टेस्ट है, उसमें ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये अमूमन वो टेस्ट है जो आप लोगों से अप्रॉक्सिमेटली परफॉर्म करवाया जाता है। दिस इज वेरी सिंपल टेस्ट। आपने जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड इसका वो होता है रिएजेंट, ऑक्सीडेज रिएजेंट उसको कहते हैं। ठीक है। वो आपने लेना होता है, और इसके साथ जो बैक्टीरियल सस्पेंशन है आपकी, उसको आपने फिल्टर पेपर पे फिल्टर पेपर पे लगा के उसके ऊपर से फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीडेज रिएजेंट ऐड करना होता है। अगर बैक्टीरिया के पास ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, तो ये पर्पल ब्लू कलर का ये जो कलर चेंज है, ये इंडिकेट करेगा
कि इस बैक्टीरिया में ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा तो ये कलरलेस ही रहेगा और इसमें कोई चेंज नहीं है। और इसके वाइवा में अमूमन हम आपसे पूछ लेते हैं कि गिव एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो एक एग्जांपल सुडोमोनास है और दूसरी एग्जांपल है नाइजीरिया, ठीक है, जो हमने ग्राम नेगेटिव बुखाई में पढ़ी थी। ओके, सो लैब डायग्नोसिस में और इसके साथ कौन सा टेस्ट है? टिपिकल मेटालिक शीन ऑफ ग्रोथ और टीएसआई अगर coupled with the blue green pigment or daily nutrient either, ठीक है। पिगमेंट्स प्रोड्यूस करता है ये, कुछ को भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एंड अ फ्रूटी एरोमा आर सिग्निफिकेंट सफिशिएंट टू मेक अ प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस। सो इसकी कॉलोनीज में से एक फ्रूटी किस्म की स्मेल आती है, ठीक है, उसको भी अमूमन हम यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। बायोकेमिकल रिएक्शन जो मैंने आपको बता दिया, टीएसआई हो गया और ऑक्सीडेज वगैरह हो गया, इनके जरिए से कंफर्म हो जाती है टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन फॉर एपिडेमियोलॉजिकल पर्पसेस डन बाय बैक्टीरियोफेज और बायोसिन। अच्छा, आगे बायोसिन या बायोसाइनिक क्या चीज है ये हम देखते हैं। समटाइम्स आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, डिस्कस द डिफरेंट पिगमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस बैक्टीरिया, डिस्कस द वेरियस पिगमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय सुडोमोनास एरिथ्रोसा। इट कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन और समटाइम्स इनडायरेक्ट हो सकता है कि क्लिनिकल सिनेरियो दे दिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी मेंशन कर दी या बर्न्स का पेशेंट मेंशन कर दिया और आपको कह दिया कि आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एजेंट एंड राइट अ नोट ऑन द पिगमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस बैक्टीरिया। तो दो पिगमेंट्स ही प्रोड्यूस करता है जिनको क्लिनिकल या लैब डायग्नोसिस के लिए हम यूज कर सकते हैं, क्लिनिकल में भी यूज कर सकते हैं, लैब में भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी वुंड जिसके अंदर आपको ग्रीन बस नजर आ रही है, दैट कैन बी सुडोमोनास एंड दैट देयर इज मोर देन 90% चांस कि दिस इज सुडोमोनास इन्फेक्शन। बायोसाइनिन, अब मैंने इनको कलर कर दिया है ताकि आपको याद रहे। बायोसाइनिन का कलर ब्लू है, ठीक है, और इसमें ब्लू में भी ब्लू कलर नजर आ सकती है। बायोसाइनिन का कलर ब्लू है। सेकेंड है बायोवर्डिन या फ्लोरेसेंट, ये येलो ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट लाइट में शो करती है और इसकी ये प्रॉपर्टी हम यूज भी कर लेते हैं स्किन इन्फेक्शंस में, बर्न पेशेंट्स में, ठीक है। सो ग्रीन ब्लू कलर की बस कभी भी किसी के बोन में प्रोड्यूस हो रही होगी तो बी वेरी केयरफुल और start the treatment without any delay. In the lab, these pigments diffuse into the agar, imparting a blue-green color that is useful in identification. Pseudomonas aeruginosa is the one species of Pseudomonas that synthesizes the बायोसाइनिन। तो ये बायोसाइनिन के लिए याद रखिएगा कि सिर्फ Pseudomonas aeruginosa ही प्रोड्यूस करता है, हर Pseudomonas की स्पीशीज ये प्रोड्यूस नहीं करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बायोसाइनिन और ये बायोवर्डिन ये आपको नजर आ रही है, ग्रीन कलर और ब्लू कलर दोनों में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो कमिंग टुवर्ड्स ट्रीटमेंट में आपको अमूमन ड्रग्स के नाम तो नहीं पूछे जाते, बट यू शुड हैव एन आइडिया, क्योंकि फर्दर जब आपने क्लिनिकल ईयर्स में जाना है ट्रीट तो आपने करना ही है, ठीक है। सो इस लिहाज से थोड़ा सा एक आइडिया लिया करें जो आप लोगों से रिलेटेड ज़्यादा है, जिसमें जैसे आपने देखा कि इसमें हेड एंड नेक इन्फेक्शन काफ़ी हो रही है, स्किन इन्फेक्शन काफ़ी हो रही है, ठीक है। और इसमें हमने कहा कि ओरल कैविटी में भी इन्फेक्शन हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली मुझे तो बहुत अच्छी पिक्चर्स नहीं मिली ओरल कैविटी की इन्फेक्शन की, मगर काफ़ी जगहों पे मेंशन हुआ गया है कि ये जो बल्ब है उसको निकोस कर सकती है और गम निकोसिस और इस तरह की चीज़ें लिखी हुई है कि या पैलेट में कहीं भी निकोसिस कर सकती है। सो सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि जब बेशक आपको ड्रग का नाम याद हो या ना याद हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस की ऑलरेडी बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपने इस बैक्टीरिया को कल्चर किया है उसकी सेंसिटिविटी साथ में निकालनी है, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्टिंग जरूर कर लें। एंटीमाइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्टिंग से क्या होगा कि आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये स्टेन्स कौन सी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है और कौन सी को अच्छा रिस्पॉन्स शो करेंगे। एंटी सुडोमोनास पेनिसिलिन भी है जिसमें पाइपरसिलिन है और टेसोबैक्टम है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स भी यूज हो जाती हैं और जेंटामाइसिन, एमिकासिन, बहुत सारी ड्रग्स हैं जो यूज हो जाती है उसके लिए। फर्दर जो है जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं इनमें एक ड्रग का नाम आप जरूर याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी आपसे पूछ ले कि सुडोमोनास इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, ये बहुत सारे नाम शायद आपको ना याद रहे, लेकिन कोलिस्टीन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कोलिस्टीन हर तरह याद रखिएगा, हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स में कोलिस्टीन यूज की जाती है।
दिस इज फॉर योर पर्सनल नॉलेज कि आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर किसी पेशेंट में इतना खतरनाक इन्फेक्शन हो गया है तो आपने उसके लिए क्या करना है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय विटिफिशिया एंड एस हाइड्रोफिलिया इट इज ट्राइमेथोप्रिन। तो जरूरी नहीं है सारे स्ट्रेन रेजिस्टेंट हो, लेकिन बहुत सारे रेजिस्टेंट भी होते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास एक स्कीम है, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ यू वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन इट सिंस हम आपसे ड्रग ट्रीटमेंट तो पूछते नहीं हैं, लेकिन ये कि दिस इज समथिंग मेड इजी हाउ टू रिमेंबर द ड्रग्स अगेंस्ट ह्यूमनास। सो इसमें जो है ना इन्होंने स्पेसिफिकली उनके नाम लिखे हुए हैं। पेनिसिलिन है तो इसमें कार्बेनिसिलिन होगी, पिकारसिलिन होगी, ठीक है। फिर इसी तरह सेफ्लोस्पोरिन है तो इसके अंदर सिर्फ थर्ड और फोर्थ जनरेशन है, फर्स्ट और सेकंड का तो आपको सोचना भी नहीं है, इतना तो याद रह ही सकता है ना कि सेफ्लोस्पोरिन हमें थर्ड और फोर्थ वाली यूज करनी है, फर्स्ट और सेकंड वाली का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसी तरह जो है ना अमाइनोग्लाइकोसाइड इसमें यूज होती है और क्विनोलोन्स भी यूज हो सकती है और पॉलीपेप्टाइड्स कुछ और ड्रग्स भी यूज हो सकती है। ठीक है, जेंटासिन, अमीकासिन ये सारी हाई लेवल की ड्रग्स हैं, ये अमूमन हर चीज के ट्रीटमेंट के लिए इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। Then we come towards the prevention. So जो पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें न्यूट्रोफिल काउंट कम होता है उनमें डेफिनेटली आपने उनका पहले न्यूट्रोफिल काउंट ट्रीट करना है। इन्फेक्शन खुद ब खुद ट्रीट हो जाएगा अगर पेशेंट का न्यूट्रोफिल काउंट इम्प्रूव कर जाएगा। ठीक है, सो रिमूव द इनवेलिंग कैथेटर्स प्रॉपर्ली। प्रॉपर्ली का क्या मतलब है कि जब तक की जरूरत है तब तक ही सिर्फ पेशेंट को किसी भी किस्म का कैथेटर है उसको कम से कम टाइम के लिए बॉडी के अंदर रखें और उसकी लिमिट अमूमन होती है 48 आवर्स। ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट को लेट से कीमोथेरेपी हो रही है और उसको जो है वो मुसलसल कैथेटराइज ही रहना है तो फिर इस पेशेंट में आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। एक तो ये कि आप 48 आवर्स के बाद उसका कैथेटर जो भी उसका आईवी कैथेटर है उसको चेंज कर देंगे और उसके बाद उसके लिए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं आपने उसकी स्किन को डिसइंफेक्ट भी करना है और कोशिश करें कि साइड चेंज कर दें, सेम साइड पर बार-बार कैथेटराइज ना करें। टॉकिंग तो यूरिन भी क्या उसमें ये है कि 48 आवर्स के बाद अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा टाइम के लिए लगाना है तो उसमें पोस्ट सर्जिकल कंडीशंस में भी कुछ टाइम के लिए रखा जाता है कैथेटराइज। तो इन पेशेंट्स में फिर आपने ये करना है कि आपने 48 आवर्स के बाद कैथेटर 2 से 3 दिन के बाद कैथेटर को चेंज करते हैं। टेकिंग स्पेशल केयर ऑफ द बर्न स्किन। बर्न के पेशेंट में बहुत ज़्यादा एहतियात की जरूरत होती है बच्चों। जैसे कि आपको थोड़ा सा आई थिंक आइडिया होगा कि बर्न का पेशेंट वो होता है जिसको हमने ड्रेसिंग नहीं करनी होती। ठीक है, खासतौर पे इन केस ऑफ एक्सटेंसिव बर्न क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट ऑलरेडी हो चुकी होती है, आप उसको क्लोज भी कर देंगे उसकी हीलिंग प्रॉपर नहीं होगी, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जो बर्न पेशेंट्स होते हैं ना उनको आइडियली उनकी स्किन को ओपन रखा जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत स्टरलाइज्ड किस्म का एनवायरनमेंट होना चाहिए जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बर्न यूनिट है अभी हॉस्पिटल में, तो बट आई हैव ऑब्जर्व इसके मैंने जो एक पेशेंट देखा था लास्ट में मुझे याद आ रहा है वो द पेशेंट वाज इन एन ओपन वार्ड। ठीक है, उन्होंने उसकी एक स्क्रीन लगाई हुई थी और थोड़े से गैप पे उन्होंने उसको किया हुआ था कवर, लेकिन ऑब्वियसली वो इनफ नहीं था, इसीलिए इन पेशेंट्स में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट भी अगर एक मीडियम है जैसे सुडोमोनास है, यू कैन से सुडोमोनास इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, क्योंकि सॉइल में भी है, वाटर में भी है, एयर के थ्रू भी आ सकता है, एनिमल्स के थ्रू भी आ सकता है, इक्विपमेंट के थ्रू भी आ सकता है, हर चीज़ में से आ सकता है। तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए जो है ना वो एक प्रॉपर स्टरलाइज किस्म का एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि वो ना करें। अच्छा, and taking other similar measures to limit the infection in patients with reduced host defense. ठीक है, so with this we come to an end of today's lecture और we are still left with 9 minutes and any of you having any problem in today's lecture or in any previous lecture can ask। मैं अभी उसको रिप्लाई कर दूंगी, जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सकते हैं। और सेकेंडली अगर आपने टेस्ट के बारे में कुछ पूछना है तो अभी आपके पास टाइम है, आप जो भी चीज़ आप लोग पूछना चाहते हो आप पूछ लो। ठीक है, अच्छा ईद हॉलीडेज की बात है तो आई थिंक यू आर गोइंग टू हैव ईद हॉलीडेज फॉर 22nd to 27 and we will resume the lectures on 28th। तो 28th को आपका लेक्चर होगा और अनफॉर्चुनेटली अब मेरा आपके साथ टेस्ट से पहले और कोई लेक्चर नहीं आ रहा, तो इन केस अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग अभी आज ही डिस्कस कर लो उसको
Otherwise, if we would have to go to the other option जो मैंने अभी आपको कहा है कि if you people want, we can make a group on WhatsApp जिसमें आप अपनी queries या questions जो आपके subject related है वो आप post कर सकते हैं। अगर आप लोग WhatsApp के group के लिए willing नहीं है, क्योंकि बहुत सारे students ऐसे होते हैं जो अपना contact number share नहीं करना चाहते, तो we can have a group on Facebook as well, जिसमें आप अपनी क्लास के नाम से उसकी आइडेंटिटी रखेंगे। जैसे हमने एक ग्रुप M17 का बनाया हुआ है, इसी तरह आप अपना D18 के नाम से ही ग्रुप बनाएंगे और उसके अंदर जो है ना सारे स्टूडेंट्स क्लास के एड अप हो जाए। इस तरह से किसी को, बेशक आपने अपनी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उससे नहीं भी एंटर होना, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि दूसरे लोग जो भी इस ग्रुप में एडेड हैं उनके लिए आप कोई भी ऐसा कमेंट लीव ना करें जो किसी के लिए एम्बैरेसिंग हो, और कोई भी ऐसी चीज ना करें जो सब्जेक्ट से हटके हो। ठीक है, वी आर जस्ट मेकिंग दिस ग्रुप फॉर डिस्कशन ऑन पैथोलॉजी एंड दिस विल बी मेड फॉर जस्ट 1 ईयर। ठीक है, जब आपका हमारे साथ सेशन खत्म हो जाएगा तब हम इस ग्रुप को खत्म कर देंगे, बिकॉज वी वोंट बी नीडिंग इट एनीमोर। तो प्लीज वर्क ऑन दिस एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि जो भी आप लोगों की क्वेरीज है, अच्छा समटाइम्स ऐसे होता है कि मेरे पास कोई ऐसा मटेरियल हो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ, जैसे कि कोई वीडियो हो सकती है जिसमें कोई कंसेप्ट अच्छा सा बताया हुआ हो, तो हम उसको कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। ठीक है, और टेस्ट का सिलेबस तुम्हारा बता दें। जी मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, उमैद ने कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप इज बेटर ऑप्शन, सो इफ ऑल ऑफ यू एग्री टू इट, तो फिर आप जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें मुझे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग फेसबुक के ग्रुप के लिए करते हैं तो आप बेशक वो बना लें और उसमें मुझे ऐड कर लीजिए। चलिए ठीक है, सेव हो जाती है, अगर व्हाट्सएप में सेव हो जाती है, इफ यू कंफर्टेबल विद दैट, एंड वी आर गोइंग टू डिसॉल्व इट आफ्टर द सेशन एंड्स। ठीक है, वी वोंट बी रिक्वायरिंग इट एनीमोर। अच्छा, अब इसमें प्लीज ये बात याद रखिएगा, व्हाट्सएप का ग्रुप आप लोग बना रहे हो, उसमें सब लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे। प्लीज कोई भी किसी के कॉन्टैक्ट नंबर को मिसयूज नहीं करेगा। आई डोंट वांट दिस रीजन के मैडम ने ग्रुप बनाया था तो उसमें से किसी ने किसी का कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया और उसको उसने तंग करना शुरू कर दिया और ऐसे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये शरारती बच्चों वाले काम इसमें नहीं करने, इसलिए मैंने आपको पहले ऑप्शन दे दिया कि आप फेसबुक पे बना लें अगर किसी ने नहीं अपनी आइडेंटिटी शो कर दी। ठीक है, अच्छा टेस्ट के सिलेबस की बात एक दफा फिर कर लेते हैं बच्चों। आपके टेस्ट के सिलेबस में आपके जनरल चैप्टर्स हैं। चलो ठीक है, ओके। अच्छा, तो जो टेस्ट के सिलेबस की बात है वो हम दोबारा कर लेते हैं। इसमें आपके जनरल बैक्टीरियोलॉजी के चैप्टर्स हैं। जनरल बैक्टीरियोलॉजी में 13 चैप्टर्स हैं, लेकिन आपने 13 चैप्टर्स प्रिपेयर नहीं करने। उसमें से आपने जो चैप्टर्स छोड़ने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने उसमें से होस्ट डिफेंस का चैप्टर अभी नहीं करना, वो जब हम इम्यूनोलॉजी करेंगे तो हम उसके साथ करेंगे। आपने इसमें से वैक्सीनोलॉजी वाला चैप्टर नहीं करना, क्योंकि जब हम जो जो बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं उसमें से जिसकी वैक्सीन जरूरी है वो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। ठीक है, तो हम वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया के साथ साथ उनकी वैक्सीन पढ़ लेंगे, अलग से आपको ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्ड, आपने वो जो लैब डायग्नोसिस का चैप्टर है वो भी अगर आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। अमूमन मैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स को स्किप नहीं करवाती हूँ, लेकिन ये कि लैब डायग्नोसिस भी हम साथ साथ डिस्कस कर ही रहे हैं तो सिस्टम वाइज वो डिस्कस हो जाती है। जो भी बैक्टीरिया हमने पढ़े हैं उन सबका लैब डायग्नोसिस हमने अलग अलग पढ़ लिया है, तो अगर आप चाहें तो वो चंद एक पेजेस आप स्किप कर सकते हो। अच्छा, जनरल बैक्टीरियोलॉजी की जहाँ तक बात है बच्चों, इसके टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छा और आसान तरीका ये है कि आप हर चैप्टर के एंड पे जो पर्ल्स दिए हुए हैं उनको आप बहुत अच्छी तरह याद कर लें। उसमें चैप्टर की समरी दी हुई है। ठीक है, लेकिन दिस समरी विल नॉट बी इनफ फॉर द एमसीक्यूज। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा ये समझे कि मैंने खाली पर्ल्स पढ़ लिए हैं तो मेरा एमसीक्यूज हो जाएंगे, एससीक्यूज हो जाएंगे और एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, तो दोनों चीजें नहीं होंगी। और बाकी ये है कि इसमें जो टेबल हिस्टोलॉजी में मोस्ट ऑफ द टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन के चैप्टर में आप देखिएगा एक टेबल दिया हुआ है, वो जरूर करना है सबने। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स के जहाँ पे मैकेनिज्म्स दिए हुए उनके उनका एक टेबल है, जहाँ पे एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस बताई हुई है उनका टेबल है। स्पोर्स है, स्पोर्स का टेबल है। ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छी प्रिपेयर करनी है। टेक्स्ट सब बच्चों ने पढ़ना है। एमसीक्यूज मैंने टेक्स्ट के अंदर से, तो अगर आपने टेक्स्ट नहीं पढ़ा हुआ होगा, आप खाली समरी पढ़ने की कोशिश करोगे तो एमसीक्यूज आपसे नहीं किए जाएंगे। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स द स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें से हमारे पास ग्राम पॉजिटिव कोकाई और रॉड्स हैं। जो मेरी अपनी फीलिंग है वो ये है कि आप लोगों ने शायद ग्राम पॉजिटिव कोकाई बहुत अच्छे प्रिपेयर नहीं किए हुए। रॉड्स में आपका रिजल्ट और रिस्पॉन्स थोड़ा बेहतर है, क्योंकि उसमें से मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछती हूँ वो आप लोग बड़ी अच्छी तरह रिप्लाई करते रहे हो, ज्यादा बच्चे कर देते थे। लेकिन जो कोकाई है उस पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। स्टेप्टोकोकस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेप्टोकोकस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस चैप्टर को सबने पहले करना है।
ठीक है, जब आपने स्टार्ट करनी है ना प्रिपरेशन, तो उसको आप लोगों ने पहले करना है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि टेस्ट का पैटर्न भी एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं। देयर विल बी 40 एमसीक्यूज एंड 4 एससीक्यूज, ठीक है। तो उसमें से जो है एज सच मैंने अपनी तरफ से ये डिस्ट्रीब्यूशन रखी है कि हाफ एन हाफ हो। अगर 40 एमसीक्यूज हो तो मेरी कोशिश तो यही थी कि उसमें से मैं 20 जनरल बैक्टीरियोलॉजी में से दूं और 20 मैं स्पेशल के उसमें से दूं। लेकिन ऑब्वियसली आई एम नॉट श्योर कि उसमें से कौन से क्वेश्चन टेस्ट में इंक्लूड किए जाएंगे और कौन से नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो मैडम गुलफी ने खुद से आपके टेस्ट की वो करनी है, तो वो कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करती है, कौन से नहीं करती है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। सो यू हैव टू प्रिपेयर बोथ ऑफ द यूनिट्स इक्वली गुड, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हाफ एन हाफ प्रोपोर्शन, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक में से ज्यादा हो जाए। और जो रॉड्स वाले चैप्टर है उसमें से देखिएगा एक छोटा सा बैक्टीरियम लिखा हुआ है गार्डनेला वेजिनैलिस, ठीक है। उसको एक रीडिंग सबने दे देनी है, उसमें से आपको एमसीक्यू नहीं आएगा, बट देयर इज अ चांस कि एमसीक्यूज में से उसमें से कोई एक आध पॉइंट पूछ लिया जाए, ठीक है। तो अच्छा, और क्या चीज थी, एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिस का चैप्टर बच्चों आप लोगों ने नहीं छोड़ना, ठीक है। जो प्रीवियस क्लासेस एमबीबीएस की मैंने पढ़ाई है वो अमूमन ये करते हैं कि जब भी उनका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का टेस्ट होता है वो समझते हैं 2 ही चैप्टर्स थे, एक कोकाई वाला था और एक रॉड्स वाला था, तो थर्ड चैप्टर को बच्चे छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे पास गुंजाइश नहीं है उसको छोड़ने की, बिकॉज वी आर बीडीएस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारे लिए एक्टिनोमाइसिस इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन मेनी ऑफ द अदर बैक्टीरिया, ठीक है, सिंस इट इज रिलेटेड टू द ओरल कैविटी इन्फेक्शन। तो उसको तो किसी सूरत भी आपने नहीं छोड़ना। तो इसके अलावा किसी ने कुछ पूछना है? ये क्लास, एनी अदर क्वेश्चंस? आप लोगों को समझ आ रहा होता है सही, प्रॉपर फॉलो कर रहे होते हो? Anybody who wants to ask a question about today's topic or about the test? चलिए, no questions. With that, we come to an end of the lecture. ठीक है? So now you will head into the next presentation. Okay, then take care. Eid Mubarak to all of you, and please take care in the Eid days as well. ठीक है, जो भी आपकी सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो आप सबने फॉलो करते रहना है, ठीक है, उनको मिस नहीं करना। Take care everyone. Allah Hafiz.